मेरे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बेटा, दिसंबर 2021 आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ चुका है। फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, परसों दशहरा है। आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। और दशहरे के बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठ पूजा, छठ पूजा के बाद गुरु नानक बर्थडे। तो ये सारा फेस्टिवल सीज़न उम्मीद करूँगा आपका बहुत अच्छा बीतेगा। मेरी शुभकामनाएं। मेरे बेटा, दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपकी प्रिपरेशंस में थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपके साथ यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का डिस्कशन हम लोग सैलरी के चैप्टर में भी करते हैं, कैपिटल गेन्स में भी करते हैं। लेकिन आप सबको अच्छे से याद है कि मैं कैपिटल गेन्स का सारा डिस्कशन सैलरी के चैप्टर में ही कर देता हूँ। तो मैं आज आपके साथ यहाँ पे ESOP का डिस्कशन कर रहा हूँ। उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कितना अमाउंट पर परसेंटेज में जाएगा, कैसे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे, इन सब का डिस्कशन मैं आज आपके साथ करूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट फ्रॉम अनअकैडमी पॉइंट ऑफ व्यू। अनअकैडमी पे आप सबको अच्छे से पता है कि दो प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं। वन इज़ अ प्लस सब्सक्रिप्शन, अनदर इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मैं आप सबको ये सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि ऑलवेज थिंक ऑफ गोइंग फॉर एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रादर देन गोइंग फॉर अ प्लस सब्सक्रिप्शन। ये जो आइकॉनिक प्रोग्राम है, इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जितने भी बेनिफिट आपको प्लस प्रोग्राम में मिलते हैं वो सारे के सारे आइकॉनिक में मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में आइकॉनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और मिलते हैं। जैसे आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाता है जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करता है। आपकी टाइम टेबल, आपकी क्वेरीज, आपके डाउट सॉल्विंग, आपके मोटिवेशन में आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ में आपको प्रिंटेड बुक्स दी जाती हैं, तो आपको दर बदर भटकने की जरूरत नहीं होती किताबें इकट्ठी करने के लिए या PDFs के प्रिंटआउट्स के लिए। इसके साथ साथ में आपके लिए अलग से डेडिकेटेडली टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें इमीडिएट बेसिस पर उसका एवेल्यूएशन करके आपको बताया जाता है कहाँ कहाँ पे आपने गलतियाँ करी हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे वो गलतियाँ ना हो, खासतौर पर एग्जामिनेशन हॉल में आपसे वो गलतियाँ ना हो। इसके अलावा एक सोशल नेटवर्किंग है, साइट है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड के ऊपर आपके लिए अलग से सर्वर बनाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को दिए जाते हैं। मेरे बेटा, ये जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, इसके लिए ऑब्वियसली आपको कुछ फीस पे करनी होगी। जो आइकॉनिक की फीस है एक साल के लिए, दैट इज 38,250। ये आइकॉनिक का प्रोग्राम 18,000 रुपये महंगा है व्हेन वी कंपेयर इट विद अ प्लस प्रोग्राम। लेकिन 18,000 रुपये के बदले में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है, शायद आप लोग मेरे से एग्री करेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 8,000 रुपये की तो किताबें अनअकैडमी की तरफ से आपको मिल जाती हैं। 8 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की किताब आपको मिल रही है। टैक्स के सब्जेक्ट में मेरी आपको 4 किताबें मिलती हैं। तो मेरा मानना यह है कि सारी किताबों की अगर मैं मार्केट वैल्यू जोड़ दूं तो लगभग 8 से 9,000 रुपये की तो किताबें आपको दे दी जाती हैं। इसके बाद बाकी जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये बचा, उसमें आपको मेंटोर की सर्विसेज मिलती हैं, आपको इवैल्यूएशन ऑफ योर टेस्ट सीरीज होता है, और इस प्रकार के आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो वो सपोर्ट सिस्टम जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगा वो बहुत ज़्यादा है when we compare it with the amount of 10,000 rupees। तो सपोर्ट सिस्टम की कीमत 10,000 रुपये से कई गुना ज़्यादा है। I will always suggest everybody to go with the iconic subscription for CA Intermediate। और अगर आपके कोई जूनियर्स हैं जो CA फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट दोनों का कंबाइंड कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। 2 साल के लिए उसका जो फीस होगा वो होगा 66,000 रुपीज़ का। ऑब्वियसली आप मेरा कोड यूज करेंगे CA जोहर या CA जोहर लाइव, तो आपको इमीडिएट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। और मेरे बेटा, आइए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एंड हियर इज द वीडियो फॉर यू। लेट अस मूव अहेड विद सेक्शन नंबर 17, सब सेक्शन 2, क्लॉज 6, और इसके साथ साथ में रूल नंबर 3, सब रूल नंबर 9 हमें करना होगा, जिसका फुल फॉर्म, जिसका नाम है ESOP।
ESOP. Now, what is ESOP? Let us start. Sometimes employer issues equity shares to his employee at the amount which is less than the market value, of such equity shares. Thus, the benefit of concessional amount for equity shares will be taxable for employee as income of salary. This scheme of issue of equity shares at concessional rate will be called as employee stock option plan, that is ESOP. सुनेगा, समझेगा। देखिए, होता हमेशा ऐसा है कि जो एक एम्प्लॉय बहुत ईमानदारी से अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा होता है, और ये ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर को पता होता है कि कौन कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है। एम्प्लॉयर को सब कुछ पता है, वो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता रहता है हमेशा। तो जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए ईमानदारी से काम कर रहा होता है, अब उसको रिवॉर्ड दिया जाता है बाय द एम्प्लॉयर। रिवॉर्ड कैसे दिया जाए? यहां पे सोच ये है कि साहब, अगर ये एक एम्प्लॉय के तौर पे ईमानदारी से काम कर रहा है, तो अगर ये इसको मालिकाना हक मिल जाए, अगर इसे ओनरशिप मिल जाए, अगर इसे इक्विटी मिल जाए कंपनी में, तो ये और ज्यादा वफादारी से, और ज्यादा ईमानदारी से, और ज्यादा मेहनत से काम करेगा। क्योंकि अब उस एम्प्लॉय को ये बात समझ आएगी कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, मैं भी ग्रो करूंगा। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मेरी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि मेरी इक्विटी की वैल्यू बढ़ रही है। तो एम्प्लॉय, जो समझदार एम्प्लॉय है, उसको ये समझ आती है बात कि साहब, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में मेरी पर्सनल ग्रोथ भी छुपी हुई है। और इसी कारण से एम्प्लॉयर अपने अच्छे एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी का मालिकाना हक देना चाहते हैं। और किसी भी कंपनी का मालिकाना हक किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर्स के हाथ में नहीं होता, शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। इस वजह से कंपनी अपने इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी शेयर्स इशू करती है, ताकि उनको मालिकाना हक मिल जाए। दूसरी बात, ये जो इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं, ये इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं मार्केट वैल्यू से कम पे, ताकि एम्प्लॉय इंकरेज हो से खरीदने में। जैसे मान लीजिए मार्केट में शेयर की कीमत चल रही है 1000 रुपए, तो एम्प्लॉयर बोलेगा भाई तुम मेरे से 400 में खरीद लो। अब वो 400 में भी खरीदेगा तो डबल बेनिफिट हुआ। एक तो 1000 रुपए की चीज 400 में मिल गई, बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, कंपनी की तरफ मालिकाना हक भी मिल गया। अब उसको पता है कि कंपनी की ग्रोथ होगी तो इंडिविजुअली मेरी भी ग्रोथ होगी। तो ये कंसेप्ट होता है ESOP का, जहां पे इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। प्लीज फॉर गॉड से ये मत पूछना मेरे से, सर मान लो अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए जाए तो। भाई, प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं होते, इक्विटी ही इशू होते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस पे ओनरशिप नहीं आता, इक्विटी में ओनरशिप आता है। अब यहां पे कुछ बातें हैं
वो बात ये है कि साहब टैक्सेबल वैल्यू तो हमें पता चल गई कि जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग टैक्सेबल कर देंगे, लेकिन इशू यहां पे ये है कि साहब ये जो मार्केट वैल्यू है ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट वैल्यू क्या है? ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट वैल्यू क्या है? तो मार्केट वैल्यू के लिए हमारे पास तरीका है, रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 9 में लिखा हुआ है। लिखेंगे टू डिटरमिन मार्केट वैल्यू वी रेफर रूल 3 सब रूल नंबर 9 which is as follows। मार्केट वैल्यू के लिए रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 9 लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आपको चेक करना होगा इक्विटी शेयर्स, दो बातें, क्या वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, क्या वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। दैट मीन्स शेयर मार्केट के ऊपर लिस्टेड है या शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। मान लीजिए अगर ये शेयर्स शेयर मार्केट में लिस्टेड है, अगर ऐसा है तो फिर मार्केट वैल्यू का मतलब होगा एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू as on the date of कौन सा डेट? as on the date of acceptance of offer of ESOP by employee। ठीक है, ये बात भी हमें समझ आ गई। साथ साथ में आगे लिखिएगा if shares are listed on more than one stock exchange, if shares are listed on more than one stock exchange, then we will take highest value among all। ठीक है जी। अगर शेयर्स अनलिस्टेड है तो क्या करें? अगर शेयर्स अनलिस्टेड हैं तो मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर्स एज डिटरमिन्ड या फिक्स्ड, as determined या as fixed by merchant banker, as determined or as fixed by the merchant banker anytime during past 180 days। अच्छा जी, अब इन सारी बातों का क्या मतलब हुआ सुनिए, इन सारी बातों का क्या मतलब हुआ सुनिएगा। मैंने आपको ये कहा कि मार्केट वैल्यू के मुकाबले में चेक कर लेना कि क्या शेयर्स सस्ते में इशू हुए हैं। अगर हाँ तो जो डिफरेंस है आप उस डिफरेंस को टैक्सेबल करोगे एज द इनकम ऑफ सैलरी। 99% केसेस में ऐसा होता है कि आपको मार्केट वैल्यू ऑलरेडी एग्जामिनर बता देता है कि साहब ये इसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन मान लो अगर एग्जामिनर मार्केट वैल्यू नहीं बता रहा तो आपको कैलकुलेट करना होगा। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहां पे ये कहा गया रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 9 में ये कहा गया कि मार्केट वैल्यू जो होगा वो मार्केट वैल्यू होगा एवरेज ऑफ ओपनिंग वैल्यू एंड द क्लोजिंग वैल्यू। एवरेज लेना है आपने किसका? ओपनिंग वैल्यू का, क्लोजिंग वैल्यू का। लेकिन ये ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू कौन सी तारीख का? उस तारीख का जिस दिन एम्प्लॉय ने ईएसओपी खरीदने का फैसला किया है। दोबारा से सुन लेना, कौन सी तारीख का एवरेज? उस तारीख का एवरेज जिस दिन एम्प्लॉय ने इक्विटी शेयर्स खरीदने का फैसला किया है। इसके साथ साथ में ध्यान रखना, अगर शेयर्स ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं,
एनएससी में भी लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अगर शेयर्स ऐसे हैं जो दोनों में लिस्टेड है तो क्या करें? अगर शेयर्स ऐसे हैं जो कि दोनों में लिस्टेड है तो दोनों केस में जो हाईएस्ट वैल्यू है आप वो वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शेयर्स अनलिस्टेड हैं, दैट मींस शेयर्स ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ही नहीं, तो फिर याद रखना, आपने अकाउंट्स में टॉपिक पढ़ा होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जहां पे आपने शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट किया होगा, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट किया होगा। तो भाई असल जिंदगी में, रियल लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा। असल जिंदगी में, रियल लाइफ में, ये जो व्यक्ति शेयर्स की और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करता है उससे हम लोग बोलते हैं मर्चेंट बैंकर। साथ साथ में मर्चेंट बैंकर का एक और काम होता है, अगर किसी कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग करवानी हो स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसके लिए बहुत सारी पेपर वर्क, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। तो ऐसा एक्सपर्ट जो कि ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाने में किसी कंपनी की मदद करेगा, उससे हम लोग बोलते हैं मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर ने अगर पिछले 180 दिनों में किसी भी टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन करी है, तो जितनी वैल्यू उसने कैलकुलेट करी है वो वैल्यू शेयर्स की वैल्यू मान ली जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं सर मान लो 180 दिनों में उसने कभी वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करी, तो क्या करें? कोई बात नहीं, फिर करवा लेना उससे वैल्यू, नई वाली वैल्यू कैलकुलेट करवा लेना। तो नई वैल्यू कैलकुलेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसने पिछले 180 दिनों में कभी करी है वैल्यू शेयर्स की कैलकुलेट तो, और अगर उसने कभी कैलकुलेट किया ही नहीं है तो आपको न्यू वैल्यू करवाना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड हमें एग्जाम्पल करना चाहिए जिसकी वजह से हमें यह बात और अच्छे से समझ आएगी। ध्यान से देखिएगा। मिस्टर ए इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मिस्टर ए इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर with Tata Consultancy Services, getting salary of 3 लाख रुपीज पर मंथ। बड़ी ऑर्डिनरी, बड़ी नॉर्मल सी सैलरी है 3 लाख रुपए। On 15th of January 21, TCS offers him 10,000 equity share, 10,000 equity shares of 500 each. He is given 1 month to decide. भाई कंपनी ने कहा कि हमसे 500 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स खरीद ले। अब उसे सोच विचार का टाइम भी तो दोगे, क्योंकि 10,000 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इमीडिएट बेसिस पे 50 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो भाई सोच विचार का टाइम तो दोगे। 50 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी ना होती है। तो उसको 1 महीने का टाइम दे दिया गया। ही इज गिवन 1 month टू डिसाइड। On 28th January 21, he purchases all shares, and shares are allotted to him on 5 फरवरी 2021। तो 3 तारीख दे दी। 1 तारीख पे ऑफर किया, दूसरी तारीख पे उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, और तीसरी तारीख मैंने आपको दे दी जिस दिन उसने शेयर्स का उसको अलॉटमेंट हो गया। द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड वैल्यूज आर एज फॉलोज। उन शेयर्स की जो कीमत है वो कुछ इस प्रकार से है। तारीख दे देता हूं मैं आपको। तारीख कौन कौन सी है? 3 तारीख है हमारे पास। 3 तारीख कौन कौन सी है? 15 जनवरी, दूसरी तारीख है 28 जनवरी, और तीसरी तारीख है 5 फरवरी। तो 3 अलग अलग तारीख है। ओपनिंग वैल्यू बता रहा हूं मैं, क्लोजिंग वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू।
ओपनिंग वैल्यू है 750 रुपए, क्लोजिंग वैल्यू है 800 रुपए। 28 तारीख को ये वैल्यू है 810 रुपए और 840 रुपए। 5 तारीख को उसकी वैल्यू है 750 रुपए और 775 रुपए। तो वैल्यू बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। तो ये वैल्यूज आपको दी हुई है। आगे मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट हिज टैक्सेबल सैलरी, कैलकुलेट हिज टैक्सेबल सैलरी। नाउ मैंने आपको 3 अलग अलग तारीखों की 2 अलग अलग वैल्यू दे दिया, ओपनिंग भी दे दिया, क्लोजिंग भी दे दिया। आपने तीनों में से कौन सी तारीख की वैल्यू को कंसिडर करना है? याद रखना, उस तारीख की वैल्यू को कंसिडर करना है जिस तारीख पे उसने ऑफर एक्सेप्ट किया था। उसने डिसाइड किया, ऑफर एक्सेप्ट किया 28 तारीख को, तो 28 तारीख को ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज आपको कैलकुलेट करना होगा। 840 और 810 का एवरेज अगर आप करेंगे तो ये एवरेज आएगा 825 रुपए। सो लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स वर्किंग नोट्स। वैल्यू ऑफ ESOP, value of ESOP, average of opening and closing as on, average of opening and closing as on 28 जनवरी 2021 कितना है जी? 825। शेयर्स सोल्ड फॉर, शेयर्स आर सोल्ड फॉर, शेयर्स बेचे कितने के हैं कंपनी ने? कंपनी ने शेयर्स बेचे हैं 500 रुपए के। तो जो बेनिफिट है वो बेनिफिट कितने का है? बेनिफिट पर शेयर जो है वो बेनिफिट पर शेयर है 325 रुपए का। और ऐसे कितने शेयर्स ऑफर किए गए? 10,000 शेयर्स ऑफर किए गए। सो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, बेसिक सैलरी 3 लाख पे महीने के हिसाब से 36 लाख। ESOP 10,000 शेयर्स है, 325 के हिसाब से 10,000 शेयर्स हैं, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा 32,50,000, 32.5 L। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस सैलरी का अमाउंट आ जाएगा। ग्रॉस सैलरी का अमाउंट है 68,50,000। आप यहां से लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1A 50,000, तो हमारे पास टैक्सेबल सैलरी का फिगर आ जाएगा 68 लाख रुपीस का। टैक्सेबल सैलरी 68 लाख रुपीस। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको यहां पे कोई डाउट किसी तरीके का नहीं होगा। ये सब भी आपने कर लिया। एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि अगर इस इंप्लॉय ने इन शेयर्स को फर्दर बाजार में बेचा तो हम लोग क्या करें? लिखिएगा, इफ एम्प्लॉई फर्दर ट्रांसफर्स, that is sells such shares in market, then capital gains need to be determined। आपको कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल गेन्स नीड टू बी डिटरमिन्ड। फॉर दिस पर्पस अब ध्यान से करना, कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करने के लिए अब आपको क्या करना होगा? पॉइंट ए, पीरियड ऑफ होल्डिंग विल स्टार्ट फ्रॉम
period of holding will start from the date of allotment of shares। मेरे बेटा हमेशा हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग की 5 क्लासेस में ये बात बताई थी कि आपके जो कैपिटल गेन्स है वो 2 प्रकार का होगा, या तो लॉन्ग टर्म बेसिस का होगा या शॉर्ट टर्म बेसिस का होगा। जो लॉन्ग टर्म है उस केस में, शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर लॉन्ग टर्म है तो शेयर्स के केस में लॉन्ग टर्म तब माना जाता है जब 12 महीने से ज्यादा आप उन इक्विटी शेयर्स को होल्ड करें। अगर 12 महीने के अंदर अंदर आपने इक्विटी शेयर्स को बेच दिया तो कहते हैं कि वो शेयर्स शॉर्ट टर्म नेचर का है। तो क्वेश्चन यहां पे आता है कि साहब वो 12 महीने कहां से स्टार्ट करें। याद रखना मेरे बेटा, 12 महीने स्टार्ट होंगे उस तारीख से जिस तारीख पे शेयर्स अलॉट किए गए हैं। और शेयर्स अलॉट कब किए गए हैं? हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर शेयर्स का अलॉटमेंट कब हुआ है? वो हुआ है 5 फरवरी को। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द 5 फरवरी, ये चेक करते हुए कि ये एसेट शॉर्ट टर्म नेचर का है या लॉन्ग टर्म नेचर का है। ये तो होगी हमारी पहली बात। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स will be the fair market value which has been calculated to determine the perquisite value, taxable perquisite value of ESOP। तो ESOP की टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोगों ने उसकी मार्केट वैल्यू ली है, उस मार्केट वैल्यू को हम लोग मानेंगे एज द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन। हमारे इस एग्जांपल में हमने जो मार्केट वैल्यू लिया था, वो मार्केट वैल्यू हमने लिया था 825 रुपए। तो 825 रुपए जो मार्केट वैल्यू लिया था उसको माना जाएगा एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हो गया। और अब ऐसे करके आप इसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल इसका करवाता हूं, इसका एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं। अज्यूम इन अबव एग्जांपल मिस्टर ए सेल्स ऑल शेयर्स for 980 each on 31st March 2021. Calculate capital gains for Mr. A। तो अगर उसने सारे शेयर्स बेच दिए तो अब आप कैपिटल गेन्स का अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। तो ये भी बड़ा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ध्यान से करेंगे, बस ध्यान से करेंगे। पहली चीज आपने चेक करना है इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? जिस दिन अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट कौन सी तारीख को हुआ जनाब? अलॉटमेंट हुआ है 5 फरवरी 2021 और इसको बेचा है 31 मार्च 2021। ये जो पीरियड है, ये पीरियड है लेस देन 12 मंथ्स। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग पता चल गया, लेस देन 12 मंथ्स है। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 12 मंथ्स है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ एसेट? दैट इज शेयर्स का नेचर क्या है? शेयर्स का नेचर है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म नेचर का नहीं है, शॉर्ट टर्म नेचर का ये एसेट है। ठीक है, ये बात भी हमें समझ आ गई। अब हमें यहां पे कैलकुलेट करना होगा कैपिटल गेन्स। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, सेल प्राइस या सेल कंसिडरेशन, सेल प्राइस या सेल कंसिडरेशन। 980 रुपए का बेचा, 10,000 शेयर्स हैं, तो 980 रुपए एक शेयर का, 10,000 शेयर्स का अमाउंट बताइए कितना आएगा जी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 980, तो दिस विल बी 98, 3 और 2 98 लाख। अब आपने यहां से लेस करना है
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जो हम लोगों ने मार्केट वैल्यू लिया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ईएसओपी का वैल्यू, एंड दैट मार्केट वैल्यू वाज 825। अच्छा, अब यहां पे स्टूडेंट्स कई बार मेरे से पूछते हैं, सर हम लोग 825 की वैल्यू क्यों ले रहे हैं? उसके पीछे भी कारण है, अभी बताता हूं। एक बार मैं ये पूरा लिख लूं तो 82,50,000 पे हम लोग लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो ये अमाउंट आएगा जी हमारे पास 15,50,000। अच्छा, अब आपके मन में ये बात आ गई कि साहब हम लोग यहाँ पे 825 रुपए क्यों ले रहे हैं? उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है, और जरा बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप ध्यान से देखें तो 500 रुपए का अमाउंट ऐसा है जो उसने कंपनी को पे किया था शेयर्स को खरीदने के लिए। तो स्टूडेंट्स कहते हैं, सर जब उसने 500 रुपए कंपनी को दिया तो कॉस्ट 500 रुपए होना चाहिए, 825 थोड़ी ना होना चाहिए। तो मेरा यहां पे जो तर्क है सामने रखने का वो ये है कि साहब 500 रुपए तो कंपनी को दिए और 325 रुपए का जो बेनिफिट था उसको भी तो हमने टैक्सेबल कर दिया। टैक्सेबल कर दिया मतलब ये भी बर्डन आ गया उसके ऊपर। तो अगर आप इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी बेचारे के ऊपर डबल बर्डन है। एक तो 500 रुपए उसने कंपनी को दिया, जो बेनिफिट हुआ 325 का वो भी उसके लिए टैक्सेबल हो गया, तो टोटल 825 रुपए का बर्डन उसके ऊपर आ गया। और ये 825 को ही हम लोग मान रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और यहां पे नीचे हमने इसी वजह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया है 825 रुपए पर शेयर। 10,000 से मल्टीप्लाई करके आपके पास अमाउंट आ गया 82,50,000 पे। लेस किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ गया 15,50,000 पे। और मेरे बेटा यू मस्ट अप्रिशिएट कि इस चैप्टर के अंदर कितनी ज्यादा डेप्थ है। मैंने आपको सैलरी के चैप्टर में सैलरी, डिडक्शंस, अदर सोर्सेज, बिजनेस एंड प्रोफेशन के कुछ कंसेप्ट्स, कैपिटल गेन्स के कंसेप्ट्स, कितनी सारी चीजें मैंने लिंक कर दी। और इसी वजह से मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि सैलरी का चैप्टर इज अ बैकबोन फॉर द होल सब्जेक्ट ऑफ टैक्स। अगर आपने सैलरी का चैप्टर अच्छे से कर लिया तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं।